कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देश के एक ऐसे युवा नेता के साथ होता दिख रहा है जो कुछ दिनों पहले तक भारतीय राजनीति में एक चमकते हुए आइकॉन की तरह उभर रहा था, जिसकी लोकप्रियता सिर्फ एक राज्य तक नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक बढ़ती ही जा रही थी। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और अब अपनी अलग पार्टी और अलग राजनीतिक राह चुन चुके पूर्व आईपीएस अफसर के अन्नामलाई की। जिस अन्नामलाई की सादगी, राष्ट्रवादी सोच और सनातन के प्रति समर्पण को देख लाखों उत्तर भारतीय प्रशंसक उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री तक बता रहे थे, आज वही अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में पैर जमाने के लिए उन्हीं उत्तर भारतीयों को आपराधिक मानसिकता का बताने पर तुले हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की बात करने वाला एक नेता उत्तर दक्षिण की खाड़ी को और गहरा करने पर जुट गया है? दरअसल बीजेपी छोड़ते ही अन्नामलाई ने अपने नए संगठन वी द लीडर का ऐलान किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस संगठन से जुड़े। उनकी इस अपील का असर भी दिखाई दिया और शुरुआती 10 घंटों में ही लगभग 10 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन इस हकीकत का दूसरा पहलू बेहद दिलचस्प और दर्दनाक भी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले इन 10 लाख युवाओं में से आधे से अधिक हिस्सा उन्हीं उत्तर भारतीयों का था जिनके दिलों में अन्नामलाई का जबरदस्त क्रेज रहा है। लेकिन आज वही उत्तर भारतीय प्रशंसक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देश के सनातन प्रेमियों को ये लग रहा है कि शायद उन्होंने अन्नामलाई को देश का भावी नेता मानने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। जिस तरीके से अन्नामलाई ने अपने ट्रैक को बदला है वो उन्हें भले ही कुछ दिनों तक चर्चा में रखे, लेकिन उनकी ये नई राजनीति बेहद घातक होने वाली है। तमिलनाडु की राजनीति पिछले लंबे समय से, या यूं कहें कि दशकों से, तमिल पहचान, द्रविड़ विचारधारा और उत्तर भारतीय विरोधी बयानों के ऊपर टिकी हुई है या उसके इर्द गिर्द घूमती रही है। दशकों से डीएमके और अन्ना द्रमुक जैसी पार्टियां जो हैं वो उत्तर भारत विरोधी नैरेटिव बनाकर सत्ता हासिल करती रही हैं। द्रविड़ नजरिया तो खुद को उत्तर भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ बताता था, लेकिन अन्नामलाई का जो नया नजरिया है ना, वो उससे भी एक कदम आगे निकल गया है। उनके बयानों को देखकर ये लगता है जैसे उत्तर भारत से दक्षिण राज्यों में जाने वाले सभी लोग अपराधी या आपराधिक मानसिकता से ग्रसित हैं। आइए आप समझते हैं कि अन्नामलाई दरअसल ऐसा रुख अपना क्यों रहे हैं। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के अंदर 2 बेहद दर्दनाक घटनाएं सामने आई। गुमिडीपुंडी के अंदर एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और इस दरिंदगी का आरोप लगा एक उत्तर भारतीय युवक के ऊपर, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं कांचीपुरम के अथानूर में एक 10 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी का मामला सामने आया। इसमें भी एक उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूर को हिरासत में लिया गया। इन घटनाओं से पूरे राज्य में भारी आक्रोश है और होना भी चाहिए, लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते अन्नामलाई से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बात करेंगे कानून व्यवस्था की, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इस पूरे मामले को उत्तर भारतीय पहचान से जोड़ दिया। अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐसे कई मामलों की झड़ी लगा दी। उन्होंने व्यारसा पार्टी में चैन स्नेचिंग में पकड़े गए झारखंड के एक युवक का उल्लेख कर दिया। वहीं वेलाचेरी में एक बेघर महिला से गैंगरेप के मामले में भी उत्तर भारतीय अपराधियों की बात की। यानी उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु में होने वाले अपराधों में उत्तर भारतीय राज्यों के लोगों की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। वो मांग कर रहे हैं कि राज्य में आने वाले हर प्रवासी मजदूर का सख्त रजिस्ट्रेशन हो और उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। बेशक अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और प्रवासियों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या तमिलनाडु में होने वाले तमाम अपराध सिर्फ उत्तर भारतीय कर रहे हैं? क्या वहां के स्थानीय लोग अपराधों में लिप्त नहीं है? क्या उनके खिलाफ थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है? क्या अपराध जो है वो क्षेत्र के हिसाब से होता है? वो एक गलत मानसिकता की देन नहीं होता? एक सामान्य व्यक्ति इस अंतर को समझे या ना समझे, लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ये बखूबी समझता है कि अपराध के पीछे सिर्फ और सिर्फ गंदी मानसिकता होती है, ना उत्तर होता है ना दक्षिण होता है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ उत्तर भारतीयों को टारगेट करते हुए जो मैसेज अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पे डाले हैं वो ये बताते हैं कि अब ये आईपीएस ऑफिसर एक राष्ट्रवादी सोच से नहीं, एक क्षेत्रवाद की विचारधारा के अंदर फंसता हुआ जा रहा है। और अन्नामलाई का ये बदलावा ट्रैक जो है ना, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं है। हाल ही में नीट के रीटेस्ट को लेकर भी जो उन्होंने ट्वीट किया है ना, वो काफी हास्यास्पद और हैरान करने वाला है। 21 जून को नीट का रीटेस्ट होगा और उसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक को रोकने के लिए बेहद कड़े कदम उठाए और हाई लेवल सुरक्षा की गई, मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई। अब जहां तमाम जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो उनके गार्जियंस और सब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हाई लेवल की सिक्योरिटी की गई है बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके की सिक्योरिटी पहले भी की जाती तो शायद पेपर लीक नहीं होता। लेकिन अन्नामलाई इसके ऊपर भी तंज कस रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि कोई सैन्य सॉफ्टवेयर की खरीद थोड़ी होनी है भाई, जो आपने सेना को शामिल कर दिया। लंबी जांच और बढ़ी हुई तलाशी से तो बच्चों को मानसिक तनाव में जो बढ़ोतरी हो जाएगी।
यानी जो नेता कल तक केंद्र सरकार की हर नीति का सबसे बड़ा रक्षक बनकर खड़ा रहता था, आज वो केंद्र के सुरक्षा उपायों के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये मान लिया है कि अगर तमिलनाडु की राजनीति के अंदर सफल होना है तो मोदी सरकार और उत्तर भारतीयों का हमेशा विरोध करना ही सबसे आसान रास्ता है। अब अन्नामलाई आगामी 14 सितंबर को अपनी नई पार्टी के नाम, नीति और संगठन की औपचारिक घोषणा करेंगे। वी द लीडर जो उनका अभी अभियान उन्होंने शुरू किया है, इसको वो एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर में वो पूरे राज्य का दौरा करने का भी दावा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई उनकी पार्टी के अंदर तमाम पदों की कमान 50 से नीचे यानी 50 साल की उम्र से कम उम्र के लोगों को दी जाएगी। अब तमिलनाडु की राजनीति में खुद को जल्द से जल्द स्थापित करने की इस होड़ में अन्नामलाई ने शायद शॉर्टकट चुन लिया है, लेकिन इस शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने खुद को उन लाखों प्रशंसकों से दूर करना शुरू कर दिया है जो सोशल मीडिया से सड़क तक उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। अब देखना यह होगा कि द्रविड़ राजनीति के इसी पुराने ढर्रे पे लेकिन नए तरीके से चलने की कोशिश जो अन्नामलाई कर रही हैं, क्या वो इससे तमिलनाडु के लीडर बन पाते हैं या फिर वो राष्ट्रवाद के उस बड़े फलक से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे जिसने उन्हें अन्नामलाई वाकई में बनाया था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अन्नामलाई का ये रुख सही है या उन्होंने अपने प्रशंसकों को एक तरीके से निराश कर दिया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।